हेलो गुड इवनिंग दोस्त, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टीचिंग, ठीक ना। टीचिंग आप जानते होंगे, टीचिंग को हम लोग हिंदी में शिक्षण बोलते हैं, ठीक ना। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद टीचिंग का कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक ना। टीचिंग का ऑल ओवर एस्पेक्ट आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड भी करा दूँगा, ठीक ना। तो आप सब जैसे जानते ही हैं कि VBSPU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और CCSU के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। CCSU का तो एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो आप लोग तैयारी तेज कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और शिक्षण के कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने स्तर होते हैं, शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट पे हम बात करेंगे। अर्थ पे, परिभाषा पे, अवस्था पे, स्तर पे और शिक्षण अधिगम में क्या संबंध है उसमें, ठीक ना। हम जानेंगे टीचिंग की मीनिंग, टीचिंग की डिफिनेशन, टीचिंग के स्टेज, टीचिंग के लेवल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या रिलेशनशिप है वो चीज़, ठीक ना। तो सबसे पहले आइए हम शिक्षण का अर्थ जानते हैं, ठीक ना। शिक्षण शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का हिंदी पर्याय है। अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का हिंदी पर्याय है आपका शिक्षण, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो शिक्षण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक ना। सामाजिक शिक्षण पे देश की शासन प्रणाली का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक दर्शन का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। यानी यदि आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी देश के शिक्षण का स्वरूप उसकी देश की शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग होता है, सामाजिक दर्शन के अकॉर्डिंग होता है, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं उस देश में उसके अकॉर्डिंग होता है, और उस देश के क्या मूल्य हैं उन मूल्यों के अकॉर्डिंग शिक्षा को बनाया जाता है और उसी प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, ठीक ना। आप ये समझ सकते हैं। फिर शिक्षण के अर्थ में सबसे पहले हम जानेंगे एक तंत्रीय शिक्षण व्यवस्था का अर्थ, ठीक ना। एक तंत्रीय जैसा नाम से ही मालूम होता है कि इसमें एक लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता होगा। तो एक तंत्रीय शिक्षण व्यवस्था में क्या होता है, शिक्षक प्रधान होता है, यानी शिक्षक ही सर्वोसर्वा होता है। शिक्षक जैसा चाहता है क्लास को आगे बढ़ाता है। शिक्षक कक्षा में आदर्श माना जाता है, उसी को सब कोई फॉलो करते हैं जो छात्र होते हैं, ठीक ना। इस व्यवस्था में छात्रों पर रौब दाब व उन पर शिक्षक के आदेशों तथा विचारों को बलपूर्वक ठूसने का भय बना रहता है। आप जानते हैं कि यदि कहीं पे एक व्यक्ति को यदि प्रधान बना दिया जाए, उसको सर्वोसर्वा बना दिया जाए, तो क्या होता है, व्यवस्था तानाशाह वाला आ जाता है। तो यदि कक्षा में शिक्षक ही प्रधान होगा, शिक्षक ही सर्वोसर्वा होगा, तो छात्र अपनी विचारों को नहीं रख पाएंगे। छात्र को किसी भी तथ्य में कोई अस्पष्टता है तो वो अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। तो इसमें जो शिक्षक होता है वो छात्रों पे प्रेशर भी बना सकता है। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो छात्र होते हैं वे शिक्षक के सामने कुछ पूछ नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, उसके खिलाफ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे भी होते हैं इस स्तर में, ठीक ना। और अगर बड़े भी हैं तो इस टाइप का व्यवस्था है तो आप समझ लीजिए कि वो तानाशाह को उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो एक तंत्रीय शिक्षण की ये व्यवस्था है। इसके आगे इसकी और विशेषता है। इस व्यवस्था में छात्र अपने तर्क को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने को स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे शिक्षक कुछ पढ़ाता है, वे न्यूटन का नियम ही बता देता है, तो मान लीजिए यदि बच्चे को न्यूटन का नियम ठीक से समझ नहीं आ पा रहा है, वो कुछ पॉइंटों को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, तो वो अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहता है शिक्षक के समझ, तो इस बात की स्वतंत्रता छात्र को नहीं होती है, ठीक ना। आगे हम देखते हैं, इस व्यवस्था में शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं, क्योंकि शिक्षक ही सारा चीज़ करना है उसको, तो वही सक्रिय रहेगा। और छात्र भयभीत श्रोता बने बैठे रहते हैं। वे मतलब उनके अंदर भय होता है कि हम शिक्षक के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते, वो भड़क जाएंगे, और वो चुपचाप सुनते रहते हैं, एक श्रोता बने रहते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, इस व्यवस्था में शिक्षक की आलोचना करने का अधिकार छात्रों को नहीं है। जैसे छात्र कुछ पढ़ा रहा है, वो गति का नियम ही पढ़ा रहा है, मान लीजिए वो कुछ गलत तरीके से पढ़ा रहा है, तो उसका विरोध करने की, आलोचना करने की जो अधिकार है वो छात्रों को एक तंत्रीय शिक्षण व्यवस्था में नहीं होता है। उसमें जो शिक्षक पढ़ा रहा है बस वही सही है, आप उसको पढ़ते जाइए, ठीक ना। तो ये एक तंत्रीय शिक्षण व्यवस्था के हिसाब से अर्थ था। इसके बाद क्या है, लोकतंत्रीय शिक्षण व्यवस्था। लोकतंत्रीय शिक्षण व्यवस्था में जैसा कि आप नाम से ही सुन के समझ गए होंगे, लोकतंत्र मतलब क्या, सभी को समानता, ठीक ना, भाईचारा, प्रेम,
विश्व बंधुत्व की भावना, ये सब लोकतंत्र में आ जाता है। तो इसमें जो शिक्षक और छात्र हैं वो दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इसमें अंतःक्रिया होती है, यानी इंटरेक्शन होता है किसके किसके बीच, छात्र और शिक्षक के बीच बहुत ही अच्छे से वाद विवाद होता है और वाद विवाद के माध्यम से क्लास को आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो शिक्षक होता है वो पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, निर्देशक के रूप में कार्य करता है और इसमें स्व अनुशासन बनाने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ये चीज़ गेज के अनुसार लोकतंत्रीय शिक्षण व्यवस्था में बताया गया है कि जो एक शिक्षक होता है वो पथ प्रदर्शक होता है, वो रास्ता दिखाता है कि बच्चों को कैसे करना है। निर्देशक होता है, निर्देश देता है कि तुमको ऐसे करना है। एक स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे क्रिएट किया जा सके क्लास में, इसके लिए वर्क करता है। लोकतंत्रीय शिक्षण व्यवस्था में स्वतंत्र अनुशासन होता है, भय 0 के बराबर होता है, यानी ना के बराबर भय होता है। और ये शिक्षण छात्र केंद्रित होती है, यानी छात्रों को जो नीड है, छात्रों की जो रुचि है, छात्रों की जो अभिवृत्ति है, उसके अनुसार जब हम शिक्षण कराते हैं तो वो लोकतंत्रीय शिक्षण व्यवस्था में आ जाता है। इसके बाद तीसरा क्या है, हस्तक्षेप रहित शासन शिक्षण व्यवस्था। हस्तक्षेप रहित शासन शिक्षण व्यवस्था, नाम से ही पता चल रहा है कि इस शिक्षण में क्या है कि जो शिक्षक है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा किसके कार्यों में, छात्रों के कार्यों में वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक ना। तो आइए हम इसको देख लेते हैं विस्तार से। इसमें जो शिक्षक होता है वो मित्र के रूप में होता है, यानी कि एक फ्रेंड के रूप में होता है, ठीक ना, शिक्षक। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें छात्रों को अधिक सक्रिय बनाया जाता है। इस शिक्षण का लक्ष्य होता है, जैसे कि मान लीजिए छात्रों को कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिए तो वो छात्र करके दिखाएगा, उसमें शिक्षक का कोई भी हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक ना। वो अपने से करेगा, अनुभव प्राप्त करेगा और आके शिक्षक को दिखाएगा। इसके बाद क्या है, छात्रों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाता है। वही मैंने बताया कि कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर नोट्स वगैरह बना के आप लाकर दिखाओ, प्रोजेक्ट बनाकर लाकर दिखाओ, इस प्रकार का कार्य होता है। मैथ के कुछ सवाल दे दिए गए और बोला गया कि तुम उदाहरण देकर उसको लगा कर आओ और दिखाओ, इस टाइप का, ठीक ना। तो विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए इस प्रकार की शिक्षण होती है। जब छात्र पे ही पूरा बर्डन होगा तो क्या होगा, वो उसके अंदर समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, वह छात्रों की क्रियाओं में हस्तक्षेप न करके उनकी सृजनात्मक क्षमताओं के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षक इसमें ये होता है कि समस्या बालक के सामने उत्पन्न करता है और उस समस्या का समाधान उस छात्र से ही करवाता है। तो उससे क्या होता है कि बालक के अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है, ठीक ना। इसमें बुबेकर का एक स्टेटमेंट है जो आपको जानना चाहिए। बुबेकर का क्या स्टेटमेंट है, शिक्षण में ऐसी व्यवस्था अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, शिक्षण है उसमें ऐसी व्यवस्था अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिनमें छात्रों के समक्ष कठिनाइयाँ एवं समस्याएं उत्पन्न की जाती है। सबसे पहले तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था और परिस्थिति उत्पन्न की जाती है और जिनमें छात्रों के समक्ष समस्याएं क्या, कोई हम मैथ का सवाल दे दिए, कोई भी हम टॉपिक दे दिए कि बेटा तुम इस पे प्रोजेक्ट वर्क करो, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की जाती है तथा छात्र इन कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और विषय वस्तु सीख जाते हैं। जैसे मैथ का हम सवाल दे दिए, छात्र उदाहरण देखेगा, उदाहरण के माध्यम से आगे गलती करेगा, फिर उसको लगाएगा, फिर गलती करेगा, फिर उसको लगाएगा और अंततः वो विषय वस्तु को सीख जाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा, मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिए, पर्यावरण ही दे दिए, बोले इस पर तुम निबंध लिख के दिखाओगे, तो वो अपने बुक में आगे पढ़ेगा पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं, जितने भी यूनिट है, फिर उसके बाद अपनी सृजनात्मक सोच को वो आगे लाएगा और उस पर जो निबंध है वो लिखकर वो शिक्षक के सामने प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से उनका सृजनात्मक विकास इस वाले शिक्षण में हो जाता है। अब हम देखेंगे शिक्षण की परिभाषाएं। तो शिक्षण की परिभाषाएं हम कैसे देखते हैं, देख लीजिए। शिक्षण का शब्दकोशीय अर्थ पहले हम जानेंगे। कौन सा अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ। तो शब्दकोशीय अर्थ में पहला है डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइको एनालिटिकल टर्म्स। इसके अनुसार क्या परिभाषा इसका होगा, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइको एनालिटिकल टर्म्स के अनुसार दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं, ठीक ना। दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। ये पहला परिभाषा था। दूसरा परिभाषा है आपका वर्ल्ड बैंक
इंसाइक्लोपीडिया। इसके अनुसार क्या परिभाषा है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, देखिए ध्यान से देखिएगा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। परिभाषा सेम ही है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या सीखने में मदद करता है? ज्ञान, कौशल, अभिरुचियों, ठीक ना, ये सब सीखने में क्या सहायता प्राप्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं इस प्रक्रिया को, ठीक ना। तो इसका थोड़ा आप अगर इमेज के माध्यम से समझने का परिभाषा को कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक ना। और इसमें क्या है? एक व्यक्ति कौन है? शिक्षक है, ठीक ना। वो दूसरे व्यक्ति को हेल्प करता है। दूसरा व्यक्ति कौन है? छात्र है। इसको हेल्प करता है किस चीज़ में? सीखने में। क्या सीखने में? ज्ञान, कौशल, अभिरुचि। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टीचिंग, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तीसरा परिभाषा क्या है? द लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। द लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या परिभाषा है? ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना, छात्र को उत्साहित करना शिक्षण है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है? विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रदत्त परिभाषा है। कुछ विद्वान भी परिभाषा दिए हैं शिक्षण का। तो सबसे पहले इसमें हम गेज महोदय की परिभाषा को जानेंगे। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक का अर्थ क्या होता है? कि इसमें दो लोग होंगे, एक शिक्षक होंगे और एक तरफ छात्र होंगे, ठीक ना, एक छात्र होंगे। यदि शिक्षक कुछ करता है तो उसका प्रभाव छात्र पे पड़ेगा, और छात्र कुछ अनुक्रिया करता है तो उसका प्रभाव शिक्षक पे पड़ेगा, और इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? पारस्परिक प्रभाव। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। दूसरा व्यक्ति यहाँ कौन है? छात्र। तो शिक्षक के द्वारा छात्र के व्यवहारों में क्या होता है? परिवर्तन लाया जाता है। तो गेज महोदय का परिभाषा यही है। फिर इसके बाद हम स्किनर महोदय का परिभाषा देख लेंगे। स्किनर महोदय का परिभाषा क्या है? शिक्षण पुनर्बलन की कॉन्टिनजेंसीज का क्रम है, आकस्मिकता का क्रम है, ठीक ना। यानी कि शिक्षण में क्या होता है? बार बार हम पुनर्बलन दे के, रीइंफोर्समेंट दे के किसी चीज़ को सिखाते हैं, किसी विषय वस्तु को छात्रों के व्यवहार में लाते हैं, यही शिक्षण होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद अगला परिभाषा क्या है? स्मिथ महोदय के अनुसार। स्मिथ महोदय क्या कहते हैं? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो एक निर्देशित क्रिया होता है, कि उसमें हम एक निर्देशित क्रिया को करते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या होता है? जेम्स एम थाइन के अनुसार क्या परिभाषा है? समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। समस्त शिक्षण का क्या अर्थ है? सीखने में वृद्धि करना, सीखने में वृद्धि करना, ठीक ना। तो ये परिभाषाएं थी। इसके बाद हम देखने वाले हैं शिक्षण की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक ना। स्टेज ऑफ टीचिंग में हम पहला नंबर क्या देखेंगे? पूर्व क्रिया अवस्था होता है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। और इन 3 अवस्थाओं में सबसे पहला नंबर का अवस्था क्या होता है? पूर्व क्रिया अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री एक्टिव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री एक्टिव। अब पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं एकदम डिटेल में हम लोग जानेंगे, तो ध्यान से आप देखिएगा। कक्षा में शिक्षण के पूर्व, कक्षा में प्रवेश के पहले शिक्षक प्रक्रियाएं करता है जो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। मान लीजिए कि ये आपकी क्लासरूम है, क्या है? क्लासरूम है, और ये आपका शिक्षक है, ठीक ना। तो एक क्लास में जाने से पहले, शिक्षक क्लास में जाने से पहले जितनी सारी क्रियाएं करता है वो कौन सी अवस्था में आती है? वो आपकी पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि प्री एक्टिव में आ जाती है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसमें शिक्षक कक्षा प्रवेश से पूर्व वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयारी करता है कि हम जो कल पढ़ाने वाले हैं उसमें हमारा उद्देश्य क्या होगा। वो पढ़ाने के बाद हम छात्रों के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो आगे अपने उद्देश्यों को लिख लेता है, ठीक ना। अर्थात पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान बनाता है। आपको पता ही है कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्य के बाद आप शिक्षण व्यवस्था लिखते हैं, शिक्षण व्यवस्था के बाद आप उसमें निरीक्षण और मूल्यांकन लिखते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लेसन प्लान में आ जाती हैं। तो यानी कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक क्या होता है? लेसन प्लान बनाता है, और लेसन प्लान किस में आता है? आपका प्री एक्टिव में, यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था में ये क्रिया आ जाती है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं
कि जो लेसन प्लान बनाता है शिक्षक, उसमें क्या क्या करता है। शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करता है कि मैं कल जो पढ़ाने वाला हूँ उसका उद्देश्य क्या है, मैं छात्रों में कौन से परिवर्तन को देखना चाहता हूँ पढ़ाने के बाद। पाठ्य वस्तु शिक्षण सामग्री के संबंध में निर्णय लेना कि हम कौन कौन सा बिंदु पढ़ाएंगे कल, ठीक ना। जैसे हमने मौलिक अधिकार पढ़ाना है तो हम 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, तो क्या कल 6 पढ़ा देंगे या कल उसमें से 2 पढ़ाएंगे। यदि 2 पढ़ाएंगे तो उसके अंदर के जो सब टॉपिक कौन कौन से होंगे उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, मतलब वो कौन कौन से टॉपिक को हम सब टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का निर्णय लेना। और इसके बाद क्या है, प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तुओं की अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था, कि जो टॉपिक हम कल पढ़ाने वाले हैं तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना और कौन कौन से बिंदु से होते होते उसको हम एंड करेंगे। तो इस प्रकार का जो क्रम व्यवस्था होता है वो हम निर्धारित कर लेंगे, ठीक ना। मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्य वस्तु में क्रमबद्धता। मनोवैज्ञानिक आधार पर क्या है कि पहले हम छात्रों के सामने कौन सा चीज़ रखें कि बच्चा बाद वाले चीज़ को समझने में उसको आसानी हो, ठीक ना। आगे ही अगर हम बहुत कठिन चीज़ को रख देंगे तो क्या बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। आगे हम सरल चीज़ को रखते हैं और फिर सरल से हम कठिन की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार के जब हम क्रमबद्धता की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यवस्तु में क्रमबद्धता। शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय लेना, किस प्रकार के हम उदाहरण पेश करेंगे, किस प्रकार के हम अभिप्रेरणा प्रस्तुत करेंगे, इस प्रकार की जितनी युक्तियों के संबंध में हम निर्णय लेना है वो हम ले लेंगे कि कहाँ पे छात्रों को मोटिवेशन देना है, कहाँ पे उदाहरण देना है, कहाँ पे चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताना है, ये सारी चीज़ें। शिक्षण युक्तियों का वितरण, और फिर उन शिक्षण युक्तियों का वितरण हम कैसे करेंगे, यानी उनका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, क्लास में हम किस प्रकार से उन युक्तियों को प्रस्तुत करेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार इसके बाद जो शिक्षण का दूसरा चरण आता है वो क्या है, अंतः प्रक्रिया चरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, आपका जो शिक्षक प्लस छात्र का व्यवहार होता है कक्षा में, ठीक ना। कि शिक्षक पढ़ाने के लिए, विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का वाद विवाद संवाद करता है क्लास में, ठीक ना। त्रिस्तरीय प्रक्रिया इसमें होती है, शिक्षक प्लस छात्र प्लस शिक्षक और छात्र। इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र क्या होता है, इसमें सजीव पहलू होता है, ठीक ना। और इसमें पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, निर्जीव पहलू होता है, जो कि माध्यम होता है क्लास को आगे बढ़ाने का। जो इंटरेक्शन है वो पाठ्यक्रम के ही माध्यम से होता है। शिक्षक तथा छात्रों के मध्य विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, पाठ्यक्रम के माध्यम से। जो पाठ्यक्रम होता है उसी से रिलेटेड वाद विवाद शिक्षक क्लास में करता है, ठीक ना। एक कला होता है शिक्षण, जो जिसमें शिक्षक और छात्र के मध्य परस्पर क्रिया होती है। यदि शिक्षक कुछ बात रखता है तो छात्र उसके संबंध में अपनी बात रखता है, और यदि छात्र कुछ आलोचना या फिर कुछ अपना अस्पष्टता जाहिर करता है तो उसके उत्तर में शिक्षक अपनी बात को रखता है। तो इस प्रकार का कला ही हमारा क्या होता है, शिक्षण कहलाता है, ठीक ना। ये दूसरी हमारी अवस्था है जो हम पढ़ रहे हैं, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इसमें शिक्षण की जो प्रकृति होती है वो सामाजिक प्रकृति के रूप में होती है, क्योंकि इसमें वाद विवाद होता है, संवाद होता है, तो समाज में यही होता है, ठीक ना। इस अवस्था में शिक्षक विद्यार्थी को पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। जो शिक्षक ने पूर्व में उद्देश्य निश्चित किए थे पहले फेज में, प्री एक्टिव में, उसी की प्राप्ति के लिए छात्रों को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक ना। PW जैक्सन का इसमें एक स्टेटमेंट है जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। शिक्षक विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की शाब्दिक तथा अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, व्याख्या करता है, प्रश्न पूछता है, विद्यार्थियों के उत्तर सुनता है तथा पथ प्रदर्शन करता है। इसमें क्या होता है, शाब्दिक तथा अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, व्याख्या करता है पाठ्यवस्तु की, प्रश्न पूछता है पाठ्यवस्तु से रिलेटेड, विद्यार्थियों के उत्तर सुनता है प्रश्न पूछने के बाद, और लास्ट में क्या करता है, पथ प्रदर्शन करता है। यदि बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो उसको बताता है कि इसका आंसर ऐसे नहीं इस प्रकार से होगा, ठीक ना। तो इतनी सारी क्रियाएं इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में होती है। और
इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में क्या क्या टीचर करता है क्लास में जाने के बाद। ये वाली जो फेज है इसमें शिक्षक क्या होता है, क्लास में चला जाता है, और इससे पहले का जो फेज था वो क्लास में जाने से पूर्व की क्रिया था कि वो लेसन प्लान बनाता है, ठीक ना। तो अब क्लास में जब टीचर जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, कक्षा के आकार की अनुभूति यानी साइजिंग ऑफ द क्लास देखता है, ठीक ना, कि क्लास का क्या साइज है। तो सबसे पहले वो क्लास में जाने के बाद साइजिंग ऑफ द क्लास के अंतर्गत क्या क्या देखता है, स्ट्रेंथ देखता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कितने संख्या में टोटल उस क्लास में बच्चे हैं, ठीक ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखता है वो। फिर इसके बाद देखता है कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, कौन बच्चा किधर बैठा है, ठीक ना, ये चीज़ देखता है। यदि कोई बच्चा गलत तरीके से बैठा है तो उसको सही कराता है। फिर इसके बाद वो एक्टिवनेस देखता है कि बच्चे कितने सक्रिय हैं। वो एक्टिवनेस किसके माध्यम से देखता है, फेस रीडिंग करके। उसमें फेस रीडिंग से टीचर पहचान लेता है कि टोटल बच्चे में लोअर कॉन्फिडेंस के कितने बच्चे हैं, ब्राइट या ओवर कॉन्फिडेंस के कितने बच्चे हैं, या फिर बच्चों की ड्रेसिंग सेंस को भी देख के टीचर पता लगा लेता है कि कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है और कौन सा बच्चा नहीं पढ़ने वाला है। आप देखते होंगे कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वे कॉलर वगैरह उठा लेते हैं, हाथ की बाहीं मोड़ लेते हैं, शर्टिंग नहीं करते हैं, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह पहने रहते हैं। तो ये ड्रेसिंग सेंस देख के आप पहचान सकते हैं कि ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टाइलिश है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा आता है वो है अधिगमकर्ताओं का निदान, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले शिक्षक क्या करता है कि विषय वस्तु के संबंध में पूर्व ज्ञान चेक करता है। जैसे कि अगर हमको गति का नियम पढ़ाना है तो गति के नियम से पूर्व जो संबंधित ज्ञान है, जो इसके सामान्य नियम है गति के, वो हम देखेंगे कि बच्चा गति के बारे में जानता क्या है, गति आखिर क्या होता है। तो उसमें हम बच्चों का मेंटल लेवल चेक करते हैं, एटीट्यूड चेक करते हैं, एप्टीट्यूड लेवल चेक करते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखते हैं कि बच्चा जहाँ से पहले से पढ़ के आया है तो उसकी क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसको पहले से कितना नॉलेज है, ठीक ना। फिर उसका निदान करता है प्रश्नों के द्वारा। जैसे टीचर ने कुछ पूछा तो उसका अगर बच्चा आंसर सही नहीं दे पाता है तो उसी से रिलेटेड और प्रश्न पूछता है और उसी के मुंह से सही आंसर निकलवाता है। फिर इसके बाद अनुक्रिया को प्रारंभ करता है, यानी कि टीचर उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करता है अपने टॉपिक को, ठीक ना। तो इसमें अगर आप इसका डायग्राम के माध्यम से इसको समझना चाहते होंगे तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि शिक्षक सबसे पहले क्लास में जाने के बाद प्रत्यक्षीकरण करता है, देखता है कौन बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, ठीक ना। इसके बाद वो निदान यानी पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करता है और उसी के द्वारा टॉपिक का अनाउंसमेंट करता है कि इस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूँ, और फिर उसके बाद वो टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करता है। यदि आप माइक्रो टीचिंग के 8 या 10 स्किल्स पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। यानी कि टीचर जब क्लास में जाता है तो सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग स्किल करता है। इंट्रोड्यूसिंग स्किल में ये होता है कि वो जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाला है वो टॉपिक का नाम बच्चों के ही मुंह से निकलवा देता है, प्रीवियस नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन करके, ठीक ना। तो यही चीज़ बता रहा है और उसके बाद टीचर होता है वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या आता है, तीसरा चीज इसमें है क्रिया तथा प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन में क्या होता है कि यदि टीचर क्रिया प्रारंभ कर रहा है, कुछ टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके संबंध में जो छात्र है कुछ ना कुछ तो अनुक्रिया देगा, बोलेगा हाँ सर समझ में आ गया, अच्छा सर ऐसे होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही या संकेत देगा। तो शाब्दिक अंतः प्रक्रिया इसमें होती है और अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया भी इसमें होती है, ठीक ना। शिक्षण की क्रियाओं के शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया के स्वरूप विश्लेषण करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाएं करता है। शाब्दिक और अशाब्दिक अंतः क्रिया किस प्रकार से शिक्षक क्लास में कर रहा है, अगर इसका एनालिसिस शिक्षक को करना है तो वो निम्नलिखित क्रियाएं करता है, ठीक ना। अशाब्दिक और शाब्दिक अंतःक्रिया किस प्रकार से शिक्षक कर रहा है, आप देख सकते हैं शिक्षक की कुछ क्रियाओं के द्वारा कि वो क्लास में कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है। अगर ये सब सारी क्रियाएं कर रहा है यानी कि शाब्दिक अशाब्दिक जो अंतः प्रक्रिया शिक्षक कर रहा है वो सही है। वो क्या करता है, प्रेरकों का चयन करता है, प्रेरकों का प्रस्तुतिकरण करता है,
प्रेरक यानी जैसे कि आप समझ लीजिए हमें कोई उदाहरण देना है, कोई मोटिवेशन देना है क्लास में जाके, तो इसका क्रम क्या होगा? पहले उदाहरण देंगे कि बाद में हम मोटिवेशन देंगे, ये क्रम होता है। और फिर उसके बाद उसको प्रस्तुतिकरण कर देता है, यानी क्लास में जाके उदाहरण दे देता है, मोटिवेशन भी बच्चों को दे देता है। पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन उसको कब-कब देना है, ये चीज़ों का क्रम होता है। शिक्षण युक्तियों का विस्तार, जो चीज़ वो लाया होता है शिक्षण युक्तियों में कुछ दिखाने-उखाने वाला, तो उसका कैसे वो किस क्रम में उसको प्रस्तुत करेगा। यानी कि पाठ्यक्रम वस्तु शिक्षण युक्तियों का विस्तार में क्या आ जाता है? पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण, जो टॉपिक को पढ़ाने वाला है उससे संबंध जो कंटेंट होता है उसको प्रेजेंट कर दे। अधिगम के स्तर क्या हैं, बच्चे किस स्तर पर उस बच्चों को किस स्तर पर सिखाना चाह रहा है शिक्षक, और वो किस स्तर पर सीख रहे हैं, विद्यार्थियों का सीखने का स्तर क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, आवश्यकताएं, अभिप्रेरणाएं, अभिवृत्तियां, सहयोग और विरोध के अनुसार जो शिक्षक होता है वो युक्तियों का विस्तार करता है और उसी प्रकार के युक्तियों की वो व्यवस्था भी करता है। ठीक ना? तो ये आपका इसमें तीसरा था। जो शिक्षक होता है, वो जो टीचर होता है, वो सबसे पहले क्या करता है? परसेप्चुअल यानी कि प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर डायग्नोसिस यानी निदान करता है, और फिर इसके बाद अचीवमेंट यानी बच्चों की उपलब्धि देखता है कि ये बच्चे क्या उपलब्धि, कि मैंने जो पढ़ाया इसमें से बच्चों को क्या आया। ठीक ना? विद्यार्थियों में भी ठीक वही होता है। परसेप्चुअल यानी शिक्षक के पढ़ाए गए ज्ञान को आगे देखते हैं, फिर अपना निदान करते हैं प्रश्नों को पूछकर, और बाद में अपना वो अचीवमेंट देखते हैं कि हमने क्या सीखा। ठीक ना? इसमें जो शिक्षण की अवस्था में जो तीसरा आपका अवस्था है वो क्या है? उत्तर क्रिया चरण यानी पोस्ट एक्टिव। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इस चरण में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार का मापन करने के लिए उनसे मौखिक अथवा लिखित प्रश्न पूछता है। जैसे शिक्षक पढ़ा लिया, तो पढ़ाने के बाद वो जब जाने लगता है तो जो पढ़ाया है उसी से संबंधित कुछ मौखिक या लिखित प्रश्न देता है। अगर बच्चे प्रश्न कर लिए तो वो अपने टीचिंग को सक्सेसफुल मानता है। यदि बच्चे प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाए तो वो मानता है कि कहीं न कहीं मेरे पढ़ाने में कुछ कमी रह गई है। ठीक ना? इसमें और क्या होता है, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा की जाती है कि मैंने जब पढ़ाया तो बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, इसका पूरा शुद्ध रूप से परिभाषा उसमें दिया जाता है। मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन किया जाता है। प्रश्न मतलब कि पढ़ा लिए तो किस प्रकार से हम अपने टीचिंग का मूल्यांकन करना चाहते हैं, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त विधियों प्रविधियों का चयन किया जाता है। प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन किया जाता है। यदि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चों का फीडबैक अच्छा नहीं आ पा रहा है, बच्चे आंसर नहीं देने पा रहे हैं, बच्चों में जो सक्रियता हम देखना चाह रहे हैं वो सक्रियता नहीं आ पा रही है, तो हम जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उसमें परिवर्तन कर देंगे। हम दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। हम अपने पढ़ाने में शिक्षण विधियों का फिर अलग इस्तेमाल करेंगे। दूसरे शिक्षण विधियों का जो उदाहरण हम प्रस्तुत करते थे फिर अलग प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। यानी जो भी कमजोरियां हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसको सुधारेंगे। मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्यूशन करके हम अपने शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करते हैं। ठीक ना? फिर इसके बाद आ जाता है शिक्षण के प्रमुख स्तर। शिक्षण के प्रमुख स्तर में आप जान लीजिए कि शिक्षण के 3 प्रमुख स्तर होते हैं, और इन 3 प्रमुख स्तरों को श्रेणीबद्ध किसने किया है? बिग और हंट ने श्रेणीबद्ध किया है। ठीक ना? इन तीनों शिक्षण के स्तरों को, पहला जो शिक्षण का स्तर है वो क्या है? स्मृति स्तर शिक्षण, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक ना? प्राथमिक कक्षाओं से संबंधित एवं प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार की टीचिंग का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यानी 1 to 5 में इस प्रकार की टीचिंग का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से आप समझ सकते हैं कि मेमोरी यानी याद करना, रटना। ठीक ना? तो आप देखते होंगे छोटे बच्चे को ज़्यादा रटाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क से कबूतर, ये सब होता है ना। चिंतन रहित शिक्षण, थॉटलेस टीचिंग। बच्चा, छोटा बच्चा इसमें क्या सोचेगा, उसको जो दिखाए जो बताए वही सीख जाता है। तो इस प्रकार की जो टीचिंग होती है चिंतन रहित शिक्षण होती है। इसमें चिंतन नहीं करना होता, बस फैक्ट को हमें याद करना होता है। केवल तथ्य और सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। मैंने बताया ना, केवल फैक्ट और सूचनाओं को याद किया जाता है। इन तथ्यों और सूचनाओं को कंठस्थ करने के लिए कहा जाता है। जो फैक्ट्स हैं, जैसे सन आप याद करते होंगे जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो किसने किसकी स्थापना की, कब स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, सारी चीज़ आप फैक्ट्स याद करते हैं कि नहीं? फैक्ट्स आपको याद ही करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की ज़रूरत होती है, बहुत लोग कहते हैं कि रटो मत समझो, नहीं ऐसा नहीं है, रटना भी पड़ता है। अगर आपको अपना एक नॉलेज का बेस तैयार करना है तो आपको रटना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी उम्र में चले जाएं, क्योंकि आप बड़े भी हो जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, फैक्ट्स को नहीं समझ सकते। फैक्ट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे।
ठीक ना, कि इस संस्था की स्थापना कब हुई है, तो इसको आप कैसे समझेंगे? ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और यही आपके नॉलेज का बेस होगा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, ठीक ना? तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का अपने जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या आता है? लर्निंग आता है, प्रिटेंशन आता है यानी कि धारण, सबसे पहले बच्चा याद करता है, फिर इसके बाद रिकॉल यानी प्रत्यास्मरण यानी उसको फिर से याद करता है उसको कि मैंने क्या पढ़ा है, फिर इसके बाद रिकॉग्नाइजेशन पहचान यानी फिर उस जब उसको ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ को और बच्चा उसको अपने सामने देख लेता है तो पहचान करता है कि क्या ये यही चीज़ है। तो इसमें कौन कौन सा चीज़ आता है? प्रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें अध्यापक की भूमिका प्रमुख होती है। देखते होंगे आप प्रारंभिक स्तर में 1 to 5 में क्या होता है? टीचर ही सर्वा होता है, क्योंकि बच्चे उसमें निष्क्रिय टाइप के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वे ज़्यादा क्रिया नहीं करने पाते हैं। हालांकि अब पेडागोजिकल के माध्यम से बच्चों को एक्टिव करके पढ़ाने की प्रमुख विधियों का विकास हो चुका है। विद्यार्थी तो केवल निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं जिनके दिमाग में तथ्य और सूचनाओं को भर दिया जाता है। मान लीजिए एक खाली कंटेनर है, ये बच्चा, छोटा बच्चा क्या होता है? खाली कंटेनर। और इसमें जो टीचर होता है वो क्या होता है? इसमें बहुत सारा मटेरियल भर देता है, यानी क से लेकर ग तक, ए से लेकर जेड तक, 1 to 100 तक। और इस प्रकार की जो टीचिंग होती है ना, इस प्रकार की टीचिंग में अभ्यास का महत्व होता है। जितना चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे उतना ही वो चीज़ें आपको याद होंगी। यदि आपको किसी फैक्ट को याद करना है तो आप देखते होंगे अभ्यास के दम पर ही वो आपको जल्दी याद हो जाती होंगी। शिक्षण के स्तर में जो दूसरा स्तर है वो है अवबोध स्तर शिक्षण यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। शिक्षण की इसे हम द्वितीय अवस्था भी कहते हैं, इसको हम थॉटनेस टीचिंग कहते हैं, यानी इसमें सोचना रहता है, ठीक ना, बिना सोचे इस लेवल की टीचिंग में हम नहीं इंटर कर सकते। इसमें सामान्यीकरण पर बल दिया जाता है, सिद्धांत निरूपण पर बल दिया जाता है, नियमीकरण पर बल दिया जाता है। सामान्यीकरण मतलब क्या? यदि हम किसी चीज़ को पढ़ लिए तो उसको हम विभिन्न परिस्थितियों में क्या करते हैं? जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, यानी कि उस परिस्थितियों में बैठाकर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि पार्ले जी बिस्कुट, एक पार्ले जी आपने नाम सुना होगा, 5 रुपए का यदि वो यूपी में मिलता है तो आप देखते हैं कि वो बिहार में कितने रुपए का मिलता है। यदि बिहार में 5 रुपए का मिलता है तो आप समझ जाते हैं कि इसका सामान्यीकरण सही है, ठीक ना। इसमें वो नियमीकरण करने की कोशिश करता है, जैसे कि हमने उसको बता दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है, ठीक ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके माध्यम से वो विभिन्न सवालों को हल करने की कोशिश करेगा, इसी सूत्र पर वो रखेगा डेटाच को और उसका इंटरप्रिटेशन करेगा और क्या रिजल्ट आता है उसके माध्यम से वो अपने आप को देखेगा कि मैंने लर्निंग कितना किया है, ठीक ना। या फिर वो नया सिद्धांत निरूपण, हमने उसको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे वो कुछ सिद्धांत भी बना सकता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक ना, अपनी कुछ धारणा बना सकता है। इसमें क्या होता है? सिद्धांतों और तथ्यों में संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे कि जो हमने उसको प्रिंसिपल पढ़ाया है उसके बेस पे वे क्या करता है कि फैक्ट्स जो उसको मिले हैं उन दोनों में वो रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश करता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है? वो इसमें प्रत्यक्षीकरण भी होता है, ठीक ना। इसके बाद क्या होता है कि इस स्तर के शिक्षण में पाठ्य वस्तु को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में क्या होता है? जो पाठ्य वस्तु में जो कंटेंट है उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल का प्रयोग किया जाता है ताकि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन करा सकें, ठीक ना। इसके बाद क्या होता है? समस्यात्मक स्थितियों को सुलझा सके, इस टीचिंग का उद्देश्य होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण के उपरांत ही अवबोध स्तर का शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए। जब तक बच्चा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को क्रॉस नहीं कर लिया है तब तक वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को अच्छे से नहीं पढ़ सकता, मतलब अच्छे से उसमें अपनी भूमिका को स्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक ना। शिक्षक का इसमें सक्रिय भूमिका होता है, छात्र का इसमें सृजनात्मक भूमिका होता है, यानी कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए तथ्यों पे छात्र सृजनात्मक रूप से सोचता है इस क्रिया में, ठीक ना। इसके बाद क्या होता है? तीसरा जो शिक्षण का स्तर है वो चिंतन स्तर शिक्षण है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है? शिक्षण की इसे तीसरी अवस्था हम कहते हैं, सीखने की क्रिया का अंतिम पड़ाव भी इसे हम कहते हैं। चिंतन युक्त शिक्षण स्तर भी इसे हम कहते हैं। इसमें इस चिंतन में मौलिकता होती है, बच्चा जो है नया नया चीज़ों को सोचता है, वैज्ञानिकता होता है, वो नए नए मेथड विधियों का निर्माण करता है।
तथ्यों के संबंध में समीक्षात्मक दृष्टिकोण छात्र अपनाता है। यदि बच्चों को कोई तथ्य इसमें हम बताते हैं छात्रों को, तो वो उसकी समीक्षा करने लगता है, उसको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने लगता है, उसमें गलतियाँ निकालने लगता है, उसकी कमियाँ निकालने लगता है, वो पॉइंटली चीज़ों को पकड़ने लगता है। वह जाने हुए तथ्यों का परीक्षण करता है, उसने किसी भी तथ्य को पढ़ा तो उसका टेस्ट करेगा कि क्या यह तथ्य 100% सही है, प्रयोग करेगा, उस पे एक्सपेरिमेंट करेगा और नए-नए तथ्यों और नियमों को खोजने की चेष्टा करता है। यदि गलत है तो उसमें कुछ वो नए नियम भी निकालने की कोशिश करता है। यानी आप समझ लीजिए, आपने पीएचडी का नाम सुना है, फिलॉसफी इन डॉक्टरेट, ठीक ना? तो पीएचडी का जो लेवल है वो आप समझ सकते हैं कि चिंतन युक्त शिक्षण का लेवल है, ठीक ना? उसमें बच्चा चिंतन करता है, नई-नई चीज़ों पे थीसिस बनाता है और अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो रिजल्ट हैं उसको वो प्रिंट आउट करवाता है, ठीक ना? इसमें जो शिक्षक होता है वो समस्या उत्पन्न करता है, टॉपिक देने का काम करता है बच्चों को, ठीक ना? सेमिनार करता है। छात्र होता है इसमें स्वयं अभिप्रेरित होते हैं क्योंकि उनको लंबी सफ़र तय करने होते हैं। यानी पीएचडी आप समझ ही रहे हैं कि एक टॉपिक पे गहरी रिसर्च। अधिक सक्रिय इसमें होते हैं छात्र क्योंकि उसमें उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। भैया आपको अपना नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है तो आप पढ़िए, ठीक ना? इसमें जो होता है छात्र वो संवेदनशील भी होता है, यानी कि समझदार हो जाता है, वो चीज़ों को ठहराव यानी कि एकदम माइक्रो तरीके से ऑब्जर्व करके आगे बढ़ता है। स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण के उपरांत ही चिंतन स्तर के शिक्षण को संभव किया जा सकता है, ठीक ना? सृजनात्मक चिंतन इसमें आता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण इसमें आता है, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, सामान्यीकरण की समीक्षा होनी चाहिए। यदि ये चारों आपको दिख रहे हैं यानी कि वहाँ पे चिंतन स्तर का शिक्षण दिया जा रहा है, ठीक ना? इसके बाद लास्ट चीज हम क्या देखेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लास्ट चीज हम क्या देखेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक ना? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, जो शिक्षण होता है, देखिए आपको यदि कोई भी मतलब चीज़ों में रिलेशनशिप स्थापित करना है, हमें देखना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, शिक्षण को जानेंगे, देन क्या करेंगे, हम अधिगम को जानेंगे और दोनों को जानने के बाद हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से कितने पूरक हैं, कितने समान हैं और उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, उनमें हम रिलेशनशिप स्थापित करेंगे, ठीक ना? तो इसी के आधार पर सबसे पहले हम शिक्षण की परिभाषा जान लेते हैं। शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसमें सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिससे सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। बर्टन महोदय के अनुसार शिक्षण की क्या परिभाषा है, शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, पथ प्रदर्शन तथा उत्साह वर्धन है, ठीक है। स्मिथ महोदय के अनुसार शिक्षण की क्या परिभाषा है, शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है, क्रियाओं का क्या एक समूह है, ग्रुप ऑफ एक्शंस, जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। वो जो क्रियाओं का समूह है वो क्या होता है, अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। फिर अधिगम का परिभाषा हम देख लेंगे, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ठीक ना। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा है, आदत, अभिवृद्धि और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है, ठीक ना। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गाल पर फोड़ा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसने इसके गाल पर फोड़ा, यानी व्यवहार के कारण ही व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक ना। इसके बाद अब हम देखते हैं, रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश करते हैं। शिक्षण की क्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली अधिगम उत्पन्न करना होता है। शिक्षण की जो क्रिया है उसका मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली यानी इफेक्टिव लर्निंग उत्पन्न करना होता है, जबकि अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होता है, ठीक ना। देखिए अधिगम किसके द्वारा होता है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होता है। और शिक्षण का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, वो प्रभावशाली अधिगम उत्पन्न करना होता है। यानी ये एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं कि नहीं। शिक्षण का उद्देश्य है अधिगम करना और अधिगम शिक्षण के माध्यम से होता है, तो समझ ही सकते हैं आप, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या होता है, हम देख सकते हैं, यह तीनों तत्व शिक्षण की क्रिया के दौरान छात्र को कराए जाते हैं। शिक्षण की क्रिया के दौरान अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव तीनों तत्व कराए जाते हैं। अतः शिक्षण व अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ शिक्षण साधन है, क्योंकि शिक्षण के माध्यम से अधिगम कराया जा रहा है तो शिक्षण साधन हो गया और
क्या कराया जा रहा है, अधिगम। तो अधिगम साध्य है, ठीक ना। जहाँ शिक्षण साधन है तो अधिगम साध्य है, जहाँ शिक्षण क्रिया है तो अधिगम उपलब्धि है, ठीक ना। शिक्षण ब्राह्मण प्रक्रिया है और अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। ये संबंध है, नोट कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे प्रभावशाली शिक्षण होता है वहाँ पे लर्निंग प्लस होता है, रिसर्च भी प्लस होता है, बच्चा शोध कार्य में उत्साहित होता है। शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं और जो लर्नर के उद्देश्य होते हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक ही होते हैं, ठीक ना। वांछित व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही दोनों का उद्देश्य होता है। शिक्षण के सिद्धांत यदि यूज किए जाएंगे तो लर्निंग प्लस होगा। शिक्षण को यदि व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से बनाया जाएगा तो लर्निंग प्लस होगा। शिक्षण में अभिप्रेरणा का यूज होगा तो लर्निंग प्लस होगा। शिक्षण और अधिगम दोनों में मानसिक तत्परता बराबर होनी चाहिए। यदि शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो अधिगम नहीं होगा, और जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो भी अधिगम नहीं होगा। तो जो मानसिक तत्परता है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए दोनों में, शिक्षक और छात्र में। शिक्षण में यदि सूत्र हम यूज कर रहे हैं समग्र से सूक्ष्म, सरल से कठिन, तो लर्निंग क्या होगा, प्लस होगा। तो इस प्रकार से हम संबंध देख सकते हैं। बर्नार्ड महोदय के अनुसार एक डायग्राम भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं शिक्षक और छात्र दोनों ही मिलकर अधिगम प्रक्रिया को क्या होता है, बढ़ावा देते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों ही मिलकर अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, इस डायग्राम में है, ठीक ना। शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र मिलकर अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लास्ट में देख लेते हैं शिक्षण एवं अधिगम के मध्य संबंधों का बोध शिक्षक, प्रशिक्षकों एवं छात्राध्यापकों को कई तरह से सहायता देता है। देखिए, शिक्षण एवं अधिगम के बीच क्या संबंध है, यदि आपने इस चीज़ को स्पष्टता से समझ लिया तो ये आपको क्या क्या फ़ायदा देने वाला है। ये एक शिक्षक को बहुत बेनिफिट पहुंचाता है, एक जो ट्रेनी है, प्रशिक्षक है, उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, जो छात्राध्यापक हैं, टीचर ट्रेनी हैं, उनको भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो क्या फ़ायदा, किस तरीके से सहायता करता है, अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षक जो पूर्व में लक्ष्य स्थापित किया है कि हमको छात्रों में ये वांछित परिवर्तन देखना है, उसकी प्राप्ति में ये सहायता होता है। वो देख लेता है कि बच्चे कितना लर्निंग किए हैं और अपने शिक्षण को उसके अनुसार बना लेता है कि हम कैसे अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य को हम कैसी शिक्षण व्यवस्था से गेन कर सकते हैं, ठीक ना। छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित करने में जो टीचर ट्रेनिंग होते हैं उसमें शिक्षण के कौशल को कैसे विकसित किया जाए, यदि आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पता है तो आप उनमें जो माइक्रो टीचिंग के थ्रू व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं वो आप जल्दी ला सकते हैं। अधिगम के आधार पर शिक्षण का आप मूल्यांकन कर सकते हैं, उनको पृष्ठ पोषण दे सकते हैं, छात्राध्यापकों को पुनर्बलन भी दे सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नियोजन, संगठन, अग्रसरण तथा नियंत्रण करने में भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का योगदान होता है, ठीक ना। आप समझते हैं कि इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहले प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, मॉनिटरिंग आता है और कंट्रोलिंग आता है। तो इस प्रकार से आई होप मैंने आपको शिक्षण के अर्थ सबसे पहले बता दिए, फिर उसके बाद मैंने आपको परिभाषा बता दिया, परिभाषा के बाद मैंने आपको शिक्षण के अवस्था बताए, फिर इसके बाद मैंने आपको शिक्षण के स्तर बताए, और इसके बाद मैंने आपको शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है मैंने वो भी बता दिए, ठीक ना। तो आई होप इस वीडियो में शिक्षण को लेकर आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूरे तरीके से सही होने वाले हैं। ये एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी तरह की लंबी क्लास हम लेकर आने वाले हैं आपका जब तक एग्ज़ाम है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। यदि थोड़ा पढ़ेंगे तो शायद हम बहुत कम पढ़ पाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।